टॉपिक है एनसीईआरटी का वो है शीत युद्ध का दौर यानी कि कोल्ड वॉर एरा। कह सकते हैं कि किस तरीके से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, किस तरीके से नेटो की स्थापना हुई। आप इसमें पढ़ेंगे, कह सकते हैं कि आप अमेरिका किस तरीके से पावरफुल बनने लगा, ठीक है, किस तरीके से रशिया अपनी पावर को बढ़ाने लगा, किस तरीके से बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, कब गिराई गई बर्लिन की दीवार, ठीक है, बर्लिन की दीवार क्यों बनी, कब बनाई गई बर्लिन की दीवार, ठीक है। आप क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ेंगे, कब हुआ क्यूबा मिसाइल संकट, कौन था उस समय जब क्यूबा मिसाइल संकट था क्या, और साथ ही साथ आप अपने जीके स्टैटिक जीके पार्ट भी यहीं से डिस्कस करते चलेंगे। आसियान का मेंबर कितने मेंबर हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, आसियान में कौन कौन से, कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है आसियान का, क्या करना चाहता है आसियान। रटने वाले दिन खत्म हो गए, रटंत विद्या घटंत बुद्धि, तो रटिए नहीं, अब आपको यहाँ डिटेल पढ़ना होगा कि पर्यावरण के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से काम किए गए। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने किस तरीके से सारे स्टेट्स जोड़ करके एक कंट्री बनाया, लेकिन फिर भी 2-3 स्टेट थे जो मनमानी करने पे तुले हुए थे, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और एक था आपका मध्य प्रदेश। किस तरीके से, इसके बाद पूछेगा यहाँ से प्रश्न फैक्चुअल क्या पूछेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया, मोटे अनाजों पर, तो मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा किस पर, गेहूं पर, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पड़ा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सिंडिकेट की बात करेंगे हम कि एक तरफ इंदिरा गांधी अपनी मनमानी करने पर तुली हुई थी और एक तरफ सिंडिकेट अपनी तरफ पे तुला हुआ था। सिंडिकेट में एक बड़ा अच्छा नाम आता है के कामराज का, उनकी चर्चा करेंगे। फैक्ट के साथ साथ आप कहानी भी समझेंगे और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम से जुड़ा हुआ सिलेबस है, तो इस समय भी मजा आएगा आपको पढ़ने में, और किस तरीके से राजनीति में पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, इन सब चीजों को भी समझने में मजा आएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो एनटीए ने तो रणक्षेत्र तैयार कर दिया है, एनटीए ने यह बता दिया है कि आओ भैया, यही है वो कुरुक्षेत्र का मैदान और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो जब एनटीए ने मैदान डिसाइड कर दिया और एनटीए ने अपने दुश्मनों को चारों तरफ लगा दिया, सारे प्यादे तैयार कर दिए हैं, तो हम भी क्यों ना अपने प्यादों को तैयार करने की शुरुआत कर दें। और इस क्रम में हमने अपने वजीर, अपने घोड़े, अपने हाथियों को तो तैयार कर दिया, और इसी क्रम में हम आज अपनी राजनीति को तैयार करने के लिए आए हैं आपके पास। मतलब ये कि हम आज आपको ये बताने आए हैं कि एनटीए ने जो कुरुक्षेत्र तैयार किया है उसमें किस तरीके की राजनीति होने वाली है, किस तरीके की पॉलिटिक्स होने वाली है, जिससे हम उस रणक्षेत्र में भागीदारी बनेंगे और जीत करके आएंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे अभिमन्यु, तैयार हो जाइए और आप ये बता दीजिए कि आपको सिर्फ, क्या कहते हैं कि अंदर जाना नहीं आता है, हमें उस माहौल को तोड़ करके, हमें उस रण को भेद करके बाहर आना भी आता है। हम वो अभिमन्यु हैं जो दोनों तरीके से युद्ध लड़ना जानते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की चर्चा थोड़ी सी, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा बहुत मजेदार है, और डोमेन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो भैया उसमें एनसीईआरटी ने बहुत सारे, एनटीए ने बहुत सारी चीज़ों को रखा है, ठीक है, बहुत सारी एनसीईआरटी के पार्ट्स को रखा है। इसी क्रम में आपको ये भी पता है कि क्लास 12th एनसीईआरटी को बेस माना गया। एनसीईआरटी को एनटीए ने कहा है कि भैया फोकस करो कक्षा 12 की एनसीईआरटी पर, क्लास 12th की एनसीईआरटी पर। तो इसी क्रम में हम आज डिस्कस करेंगे राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की एनसीईआरटी। और हम डिस्कस ये नहीं करेंगे कि क्लास 12 की एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया गया या क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी के एग्जाम में क्लास 12 की एनसीईआरटी से क्या आएगा और किस तरीके से आएगा। मतलब कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है और आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा इसके फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। हम आज आपको बताएंगे कि पूरा जो डोमेन सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, तो किस तरीके से आप उस डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ें, कि कितना पढ़ें, कहां पढ़ें और कैसे पढ़ें, कि उसमें से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन निकल करके आए और आपको ये समझ में आए कि अगर इस पॉइंट को यहां से समझा जाए तो सीयूईटी के एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है, यानी कि बनाया हुआ जो रणक्षेत्र है एनटीए का उसे भेदा जा सकता है। तो चलिए मेरे सूरवीरों, मेरे अभिमन्यु, तैयार हो जाइए ये समझने के लिए कि किस तरीके की राजनीति की जाए कि हम जल्दी से जल्दी सीयूईटी के एग्जाम को क्रैक करें। और हमारे साथ आप बने रहेंगे तो हम आपको जरूर लेकर के चलेंगे उन तारों के शहर में जहां आप जाना चाहते हैं। चलिए, तो राजनीति विज्ञान आपको दिख रहा होगा, हम एक एक लाइन, एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर, मतलब पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे में क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसी क्रम में अगर हम पहले टॉपिक की तरफ पहुंचे तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, वो है शीत युद्ध का दौर। अरे भैया ये तो आ गया कोल्ड वॉर। ले, अभी तो गर्मी बढ़ी थी,
अभी तो एनटीए ने गर्मी बढ़ाई है, माहौल तैयार किया है, तब तक हम कहां पहुंच गए? शीत युद्ध के दौर में। चलिए, जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का वो है शीत युद्ध का दौर, यानी कि कोल्ड वॉर एरा। हम कोल्ड वॉर एरा की बात करें, देखिए एनसीईआरटी का जो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है वो दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात पढ़ते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, विश्व इतिहास, विश्व राजनीति है क्या, और सेकंड में आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, भारतीय राजनीति के बारे में जानते हैं। दोनों बहुत अलग अलग है, ठीक है। एक बात और जान लीजिए कि अभी तक पीछे हमने जो आपको पढ़ाया पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया, जो फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी पढ़ाया, ये सब जो है इससे कोरिलेट हल्का फुल्का करता है। मतलब क्लास 12th के एनसीईआरटी से जो सेकंड पार्ट है उससे हल्का फुल्का कोरिलेट करेगा, लेकिन वो बेकार नहीं है। बेकार इसलिए नहीं है क्योंकि हिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, और जो पॉलिटिकल का पहला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया वो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो ये दोनों मैच करते हैं, वहां से इसको जोड़ा जाएगा। और स्टैटिक जीके जो तीसरा पार्ट आपका है, जो थर्ड फेज है एग्जाम का, स्टैटिक जीके, जहां जीके और करंट अफेयर की बात होती है, वहां स्टैटिक जीके में कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो यहां आप डीपली पढ़ चुके हैं, अभी तक वीडियो में जो भी पढ़े हैं आप, वो डीपली आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। और उसी जो आप डीपली पढ़ के गए हैं, आप समझ लीजिए कि अगर वहां 10 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से पूछता है, पॉलिटिकल साइंस से, तो आप एक भी चूक नहीं पाएंगे। वहां पे सारा का सारा क्वेश्चन मार के आएंगे, क्योंकि वो भी आपका नंबर स्कोरिंग वहीं से होगा। डोमेन सब्जेक्ट में आपको स्कोर कर लेंगे आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको टॉप लेवल पे आना है, आपको टॉप 10, टॉप 5 या टॉप 1 में आना है, तो आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन पे वार करना ही होगा। वो थर्ड जो फेज है वहीं से आप आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए उस चीज को वहां कोरिलेट किया जाएगा। बाकी जो एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी एनटीए एनसीईआरटी कर रही है, तो हम एनसीईआरटी क्लास 12th को एक एक लाइन बाय लाइन समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शीत युद्ध का जो दौर आप खोजेंगे पहला चैप्टर, उसमें कैसे हम पढ़ेंगे कि हमारे सीयूईटी के एग्जाम में काम आए। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे देखिए क्या पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध, ले भैया, सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1918 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 से 1945 तक। हमें इसमें पढ़ना क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, किस तरीके से विश्व राजनीति बदलती गई। अभी आप यूक्रेन और रसिया को देख रहे हैं। 1949 में नाटो की स्थापना होती है, नेटो कहा जाता है उसे, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब से कब तक? 1991 से, सॉरी, कोल्ड वॉर कब से कब तक? 1945 से 1991। 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है और कोल्ड वॉर वहीं समाप्त हो जाता है। यह पढ़ना है आपको शीत युद्ध के दौर में। उसके बाद क्या? द्विध्रुवता की चुनौतियां, गुट निरपेक्ष आंदोलन, अर्थव्यवस्था, भारत और शीत युद्ध। इसमें पढ़ना है आपको जो द्विध्रुवता थी वो कैसे द्विध्रुवता बनने लगी। मतलब पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट चुका था, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रसिया था। एक पूरे ग्रुप का नेतृत्व रसिया कर रहा था, एक पूरे ग्रुप का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे फैक्ट क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे आप इसमें जब आप जाएंगे चैप्टर में तो पढ़ेंगे आप क्या? आप पढ़ेंगे क्या कह सकते हैं कि किस तरीके से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, किस तरीके से नेटो की स्थापना हुई। आप इसमें पढ़ेंगे कह सकते हैं कि आप अमेरिका किस तरीके से पावरफुल बनने लगा, ठीक है, किस तरीके से रसिया अपनी पावर को बढ़ाने लगा, किस तरीके से बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, कब गिराई गई बर्लिन की दीवार, ठीक है, बर्लिन की दीवार क्यों बनी, कब बनाई गई बर्लिन की दीवार, ठीक है। आप क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ेंगे, कब हुआ क्यूबा मिसाइल संकट, कौन था उस समय जब क्यूबा मिसाइल संकट था, क्या हुआ, क्यों, ये सारा डिटेल आप पढ़ेंगे इसमें। और इसी से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन निकल करके आएंगे जो हम आपको बताएंगे। तो पहला चैप्टर तो यहां पे था। दूसरे चैप्टर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो दो ध्रुवीयता का अंत। अगर दो ध्रुवीयता की बात करें तो भैया आपको अभी हमने बताया कि कोल्ड वॉर 1945 में शुरू हुआ और 1991 में समाप्त हुआ। जैसे ही कोल्ड वॉर समाप्त होता है, दो ध्रुवीयता जो थी, पूरा विश्व जो दो ग्रुप में बटा हुआ था वो समाप्त हो जाता है। मतलब एक तरफ रसिया और एक तरफ अमेरिका। तो अमेरिका की जो पावर थी वो पावरफुल हो जाती है और रसिया की पावर कमजोर होती है और वहीं पर रसिया 15 छोटे छोटे देशों में टूट जाता है, जिसे हम सोवियत संघ का विघटन कहते हैं। उसी टूटे हुए एक भाग का हिस्सा है यूक्रेन, जो आज रसिया से लड़ रहा है। ये भी हम पढ़ेंगे। आप सोचिए, आप करेंट प्लस पॉलिटिकल, मतलब उस समय की पॉलिटिकली कंडीशन और प्रेजेंट की करंट की पॉलिटिकली कंडीशन को कोरिलेट करेंगे।
और तब आपसे वहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि केवल इसी से पूछा जाएगा। प्रेजेंट टाइम में रसिया यूक्रेन क्या चल रहा है, नेटो का क्या है, नेटो की कंडीशन क्या है, कितने मेंबर हैं, कब स्थापना हुई, इन सब का डिटेल चर्चा जो है इन चैप्टर्स में साथ साथ चलेगा। मतलब हम लोग पूरे वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे यहां पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए विश्व राजनीति में नई सत्ताएं, रूस, बाल्कन राज्य क्या क्या हैं, ठीक है, केंद्रीय एशिया और राज्य उत्तरी साम्यवादी शासन, ठीक है। इसमें देखिए उसके बाद क्या पढ़ना, रूस और उत्तर साम्यवादी राज्यों के साथ भारत के संबंध, ठीक है। मतलब जो सोशलिज्म है, वो जो सेक्युलरिज्म है, वो किस तरीके से आगे बढ़ने लगा, रसिया टूटा तो सोशलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा, समाजवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीजों की भी डिटेल चर्चा होगी और साथ ही साथ उनके फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते चलेंगे। अब तीसरे चैप्टर में अगर हम बढ़े आगे एनसीईआरटी के, तो समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। अब रसिया के टूटने के बाद 1991 का बाद का जो एरा था, वो अमेरिका के वर्चस्व की बात आती है। मतलब किस तरीके से अमेरिका अपने आप को ऊपर लेकर आ रहा था। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर पे पढ़ेंगे, 9/11 का हमला पढ़ेंगे हम किस तरीके से हुआ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा था, ठीक है, अमेरिका की पावर किस तरीके से डेवलप हो रही थी, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर पावर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, किस तरीके से अमेरिका जो है दूसरे देशों पर हावी हो रहा था। मतलब यहां पर कुल मिला करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हार्मोनी ऑफ अमेरिका की बात करें, किस तरीके से अमेरिका अपनी पावर को बढ़ा रहा था, ठीक है। और उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, उस बढ़ाने के क्रम में अमेरिका ने क्या क्या किया, किन किन चीजों पे बात की, किन किन चीजों पे अपनी पावर को गेन करने के लिए उसने क्या क्या किया। जैसे कि आप पढ़ेंगे कि अमेरिका जो था अपने पावर को गेन करने के चक्कर में उसने जो रसिया से टूटे हुए हिस्से थे उनको नाटो का मेंबर बनाना शुरू किया। कब कौन सा कंट्री नाटो का मेंबर बना, ठीक है, और किस तरीके से अमेरिका ने दूसरे देशों को जोड़ने का प्रयास किया। इस सब चीजों की चर्चा अमेरिका के वर्चस्व वाले चैप्टर में यानी तीसरे चैप्टर में होगी। चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ें तो सत्ता के वैकल्पिक प्रयोग की बात करेंगे, यानी वैकल्पिक केंद्र की, यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। मतलब दो पावर तो थी, एक रसिया और एक अमेरिका, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर भी बन रही थी। कुछ ऐसी पावर थी जो इनके बगल में भी खड़ी हो रही थी। तो वो कौन सी पावर थी, उनकी बात करेंगे। तो यहां देखेंगे उत्तर मायू युग में चीन का आर्थिक शक्ति, यानी यहां पर हम चीन की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका और रसिया के बाद एक और देश भी अल्टरनेटिव पावर में डेवलप हो रहा था, वो था चाइना। तो चाइना की कंडीशंस कैसी थी, चाइना डेवलप कैसे हो रहा था और क्या कंडीशंस ऐसी बनी, कौन कौन सा ऐसा काम किया चाइना ने जिसने अपने आप को डेवलप कर लिया। तो ये जो चौथा चैप्टर है, इसमें हम सत्ता के वैकल्पिक प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। और इन सब चीजों में देखिए यहां यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन कहां से आएंगे, यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोपीय संघ में कितने मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, क्यों इसका गठन किया गया, इसमें इसका मेंबर बनने पर क्या फायदा होता है, यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से देश मेंबर हैं, ठीक है, जो रसिया से टूटे वो मेंबर कब यूरोपीय यूनियन में कब उनके मेंबर बने, और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो हम यहां आसियान की बात करते हैं। आसियान की बात करेंगे कि आसियान जो है वो है क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करेंगे। फुल फॉर्म क्या है इसका, इसकी स्थापना कब हुई। मतलब ये समझ लीजिए कि आप अपने डोमेन सब्जेक्ट की डिटेल चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आप अपने जीके स्टैटिक जीके पार्ट भी यहीं से डिस्कस करते चलेंगे। आसियान का मेंबर कितने मेंबर हैं, आसियान का मुख्यालय कहां है, आसियान में कौन कौन से कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है आसियान का, क्या करना चाहता है आसियान, इन सब चीजों की चर्चा भी यहीं पे की जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 जो एनसीईआरटी का है, समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कि उस समय के दक्षिण एशिया की बात करेंगे। उस समय का जो साउथ एशिया था उसमें कैसी कंडीशंस थी उनकी बात करेंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, भारत, पाकिस्तान और नेपाल का लोकतंत्रीकरण। हम यहां बात करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान और नेपाल दोनों अपने यहां डेमोक्रेसी को ला रहे थे, उनके डेमोक्रेसी में क्या क्या समस्याएं हो रही थी, वो डेमोक्रेसी को कैसे आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इसकी बात करेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे, श्रीलंका का नस्ली प्रजातंत्रीय संघर्षीय क्षेत्र। मतलब श्रीलंका में किस तरीके से वहां पर वॉर हो रहा था, अंदर ही अंदर उनके यहां नस्लीय वॉर हो रहा था, किस तरीके से काले और गोरे के बीच लड़ाई हो रही थी, किस तरीके से तमिलियन और सिंगली लोग आपस में लड़ रहे थे। अमेरिका में आप श्रीलंका में जब आप जाएंगे तो तमिलियन और सिंगली लोगों की लड़ाई है, तमिल और सिंगली भाषा को लेकर लड़ाई होती है। तो किस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं और वहां पे वहीं से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे कि कब कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। और इसके बाद आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव, दक्षिण में संघर्ष और शांति के लिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। यहां पे हम पढ़ेंगे भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध। यहां पर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से संबंध हैं, कैसे संबंध चल रहे हैं, कौन कौन से क्या कहते हैं समझौते हुए, कब कब हुए, पाकिस्तान के साथ कौन सा हुआ, चीन के साथ कौन सा हुआ, नेपाल
के साथ क्या हुआ, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, इन देशों के साथ कैसे संबंध है भारत के और उसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी भी चर्चा हम करेंगे। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि डोमेन सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। क्यों डिटेल में पढ़ना है? क्योंकि भैया यहीं से हमारा डोमेन सब्जेक्ट तैयार होगा। समझ जाइए ये मेंस की तरह है, एकदम पूरी तरीके से मेंस की तरह पढ़ना होगा हमें, और उसमें से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी निकालने होंगे, क्योंकि हमें स्टैटिक जीके में प्री की तरह भी एग्जाम देना है। तो ये एक तरीके से मेंस है और स्टैटिक जीके एक तरीके से प्री है, तो दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। हम मेंस पर फोकस करेंगे, स्टैटिक जीके धीरे धीरे पैरेलल हमारे चलता रहेगा। चलिए अब इस तरीके से हम बात करें, यहां दक्षेश भी पढ़ना होगा हमें, ठीक है, दक्षेश भी यहां अगर हम पढ़ेंगे तो दक्षेश पढ़ेंगे, यहां हम पढ़ेंगे तो दक्षेश की बात करेंगे, दक्षेश क्या है, ठीक है, इन सब चीजों की भी चर्चा इसमें होगी फैक्चुअल क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे आप यूएनओ की बात कर लीजिए, आप आईएमएफ की बात कर लीजिए, आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे, यूएनओ की बात होती है यहां पर, ठीक है। उसके बाद हम यहीं पर यूएनओ के बाद यूएनओ जैसे ही यूएनओ की चर्चा होगी, यूएनओ में सब कुछ आ जाएगा। जैसे आप पढ़ेंगे कि यूएनओ में आईएमएफ की चर्चा करने लगते हैं, हम वर्ल्ड बैंक की चर्चा करने लगते हैं, गेट की चर्चा करते हैं, बाद में डब्ल्यूटीओ की चर्चा करते हैं, ठीक है, कब किसकी स्थापना हुई, कब कौन सा कब मेंबर बना, किसका क्या वर्क है, कौन कहां क्या करता है। और एक चीज और याद रखिएगा, यहां सिर्फ हमें यही नहीं पढ़ना है, डोमेन सब्जेक्ट में जो आप पढ़ रहे हैं इसका करंट अफेयर भी चलता है। करंट कैसे चलेगा कि आईएमएफ ने अभी किसको कितना पैसा दिया, तो क्यों आईएमएफ पैसा दे रहा है, ये आप यहां पढ़ेंगे। आईएमएफ पैसा क्यों दे रहा है, यूएनओ ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को ताशकंद समझौते में सॉल्व किया, तो ये यूएनओ क्यों किया, तो यूएनओ के बारे में जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूएनओ ने क्यों किया, और तब आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि ताशकंद समझौता यूएनओ ने ही सॉल्व कराया था, ठीक है। तो ये हमें एकदम कोरिलेट करते हुए चलना है, एकदम अगर एक बार भी आप मिस किए तो ये सारी चीजें छूट जाएंगी और फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर आप समझ जाइए कि यूएनओ पढ़ेंगे, यहीं पर आप आईएमएफ पढ़ेंगे, यहीं पर आप आईएमएफ पढ़ेंगे, यहीं पर आप WTO पढ़ेंगे, यहीं पर आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन में WHO की भी चर्चा थोड़ी बहुत हम लोग कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये आता नहीं है, लेकिन चर्चा इसकी भी कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहीं पर आप क्या कहते हैं कि इनके अलावा आप चर्चा कर लेंगे और भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, उनकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो समकालीन विश्व में सुरक्षा, यहाँ पर हम जो है सिक्योरिटी की भी बात करेंगे। तो इसमें सिक्योरिटी किस तरीके से वैश्विक सिक्योरिटी की बात होती है, किस तरीके से इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, ठीक है। इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से वो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में आगे बढ़ती है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। और सिक्योरिटी है क्या, सुरक्षा होती क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, इंटरनेशनल में या नेशनल में, इंटरनेशनल या नेशनल, एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। उनसे थोड़े, ये जो चैप्टर है इससे थोड़े कम फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ समझने के लिए ये चैप्टर काफी है। अगर 2 प्रश्न भी इसमें से डाल दिया तो देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अभिमन्यु की तरह क्या कहते हैं कि फिर अंदर जाना नहीं है, हमें उस तोड़ के चक्रव्यूह को बाहर भी आना है। तो ये जो रास्ते हैं ना, ये बाहर लाने वाले ही रास्ते हैं। केवल हम तोड़ के अंदर चले जाएंगे अभिमन्यु की तरह तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारी जान भी जा सकती है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें एकदम धुआंधार जाना भी है और तोड़ के अंदर से बाहर आना भी है। और बाहर आने के लिए हमें एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं होगा, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो किसी चीज की बात हो, ठीक है। चलिए तो इसमें यही सब पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है, इंडियन सिक्योरिटी की बात करेंगे, स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे सिक्योरिटी के लिए काम होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ की जाएगी, थोड़ा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन से वहां पूछा जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें तो भैया ये तो एकदम समझ जाइए कि सार्वभौमिक टॉपिक है पर्यावरण। यानी अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो हर जगह आपको मिलेगा, ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा। ये एक शाश्वत सत्य टॉपिक है, मतलब जिस तरीके से भगवान हर जगह मौजूद है कण कण में, वैसे ही पर्यावरण हर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं घूम फिर कर पर्यावरण आना ही आना है। तो देखिए इसमें हम क्या क्या करेंगे, पर्यावरणीय आंदोलनों की चर्चा करेंगे। अरे भैया बहुत मजेदार टॉपिक, मतलब समझ जाइए पर्यावरणीय आंदोलन मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या हुआ, वर्ल्ड में पर्यावरण के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए, ये भी पढ़ना होगा। आप समझिएगा, कल ही हम आपसे डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में जब हम भूगोल की बात कर रहे थे कि पृथ्वी सम्मेलन क्या था, पृथ्वी सम्मेलन के लिए कौन कौन से काम हुए, एजेंडा 21 क्या था,
ये सब चर्चा हो रही थी ना, COP21 क्या है, COP22 क्या है, COP23 क्या है, इनकी चर्चा हो रही थी। तो यहीं पर हम पर्यावरणीय आंदोलनों की बात करेंगे, जो मूवमेंट चलाए गए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उनकी बात होगी। ठीक है, पर्यावरणीय मानकों का मूल्यांकन, किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जाए और क्या टेक्निक है पर्यावरण को बचाने की, और किस बेसिस पर पर्यावरण को बचाया जाए, मतलब क्या क्या किया जा सकता है। अगर आप एक घर में एक एसी लगाते हैं तो उसका क्या मानक है, मतलब यहां समझ जाइए कि आप इतना बात समझिएगा। आपसे सिंपल ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये दिन लद गए। अब ये जैसे प्रश्न स्टैटिक जीके में पूछ दे वो भी मुश्किल है। आपसे प्रश्न यहां ये पूछेगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए, 4 ऑप्शन रहेगा और उसके बाद 4 नीचे ऑप्शन रहेगा। इनमें से 2 सही है, इनमें से 1 सही है, इनमें से 3 सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो आपको मतलब क्या है, एनटीए चाहता है आप डिटेल पढ़ें। एनटीए ये नहीं चाहता कि आप रट के चले जाएं और 2 नंबर का क्वेश्चन करके और चले आएं। रटने वाले दिन खत्म हो गए, रटंत विद्या घटंत बुद्धि। तो रटिए नहीं, अब आपको यहाँ डिटेल पढ़ना होगा कि पर्यावरण के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से काम किए गए, और तब पढ़ेंगे तो उसका डिस्कशन करेंगे, घबराइएगा नहीं, इतना भी कठिन नहीं है। साथ चलिए, अगर आप साथ चलेंगे तो फिर कुछ भी कठिन नहीं है, हर रास्ता आसान है, और साथ नहीं चलेंगे तो फिर हर रास्ता कठिन है। ठीक है, एकला चलो वाला कहानी नहीं है यहाँ सबको मिल के साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो हम मिलकर चलेंगे तो ही जीतेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, मूल निवासियों के अधिकार, वैश्विक पर्यावरण विचार, वर्ल्ड लेवल पर पर्यावरण के लिए कौन कौन सी बातें की जाती हैं और भारत का पक्ष क्या है, इंडिया क्या चाहता है वर्ल्ड लेवल पर एनवायरनमेंट के लिए, वर्ल्ड लेवल पर क्या चाहता है। जैसे COP21 वर्ल्ड लेवल पर एक सम्मेलन होता है पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, मतलब वो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाए, क्या मानक होना चाहिए, कितना किसको कार्बन उत्सर्जन पर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे चाहे 2% कंट्रोल करेगा, इंडिया कहता है हम 3% करेंगे, 5% करेंगे। तो यानी दिन देते हैं हम कि 2025 तक 2030 तक हम इतना कार्बन को कम कर देंगे। तो इन सब चीजों की चर्चा किस पर की जाएगी, इन सब चीजों की चर्चा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो अगला टॉपिक है 9th लेसन है जो एनसीईआरटी का, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम, ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन बहुत मजेदार टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन जब शुरू होगा ना तो समझ जाइए एकदम बांध के रख देगा आपको, और इतना बेहतरीन समझेंगे हम ग्लोबलाइजेशन को कि आपको खुद लगेगा कि आप ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं और आपको पता ही नहीं था। हम उस तरीके से समझेंगे। और यहां पर क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉजेस पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के, क्या क्या कारण है, पॉलिटिकल क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या काम होते हैं, वैश्विक लेवल पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर एक लाइन में अभी हम बता दें आपको ग्लोबलाइजेशन क्या होता है या वैश्वीकरण क्या होता है, पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ देना ही मान के चलिए एक शब्द में ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि वैश्वीकरण है। अगर अमेरिका में एक बिल्डिंग गिरती है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझिएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है और अभी अमेरिका की पूरी बिल्डिंग नीचे गिरी भी नहीं होती है और हम यहाँ बैठे बैठे ये जान जाते हैं कि अमेरिका में बिल्डिंग गिर गई है, यानी यही ग्लोबलाइजेशन है। वैश्विक लेवल पर एक दूसरे से इतना जुड़ गया है आदमी कि वहाँ अगर कहते हैं छींक भी आ जाए किसी जो बाइडेन को, तो इंडिया में न्यूज़ खोल देखने वाले छोटे से बच्चे को भी पता चल जाता है, स्टेटस में आ जाता है कि भैया जो बाइडेन को छींक आ गई है। यानी ये क्या, यही ग्लोबलाइजेशन है। बात समझ में आई ना, एक दूसरे से हम इतने जुड़े हुए, कनेक्टिंग होना, वर्ल्ड को कनेक्ट कर देना है ग्लोबलाइजेशन है। तो इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। ठीक है, जब करेंगे तो हम डिटेल बात करेंगे, अभी यहाँ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो भैया अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th, जिसको एनटीए ने बार बार फोकस कर रहा है कि भैया एनसीईआरटी को ही हम देखेंगे, एनसीईआरटी पे ही बात करेंगे। तो पहला पार्ट जो है ये ग्लोबलाइजेशन पर आकर खत्म होता है और ये पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहुंचेंगे सेकंड एरा या सेकंड पार्ट में। अब देखिए पॉलिटिकल पार्ट सेकंड या राजनीतिक भाग पार्ट 2। अगर हम पार्ट 2 की बात करें कि जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, तो उसकी चर्चा करते हैं, तो बताते हैं। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, अगर आप पॉलिटिकल डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। इतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में कि आपको लगेगा कि वाह कितनी चीज़ें हम जान गए। मतलब एक क्लास 12th की एनसीईआरटी जो आप पढ़ के आए हैं, लेकिन आप उतना मन से नहीं पढ़े होंगे, जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इतना ये सब चीज़ें हम पढ़े क्यों नहीं। अब घसावा नाम इंटर कॉलेज में पढ़ के आप आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि कैसे समझ में आएगा।
तो जो भी पॉलिटिकल साइंस को डोमेन सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहता है, चाहे वो डीयू के लिए, चाहे वो जेएनयू के लिए, चाहे वो हैदराबाद के लिए, चाहे बीएचयू के लिए, कलकत्ता के लिए, कहीं के लिए भी लेना चाहता है, केरल के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है अगर वो लेना चाहता है डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, तो भैया इस सिलेबस को एकदम ध्यान से समझ ले और उसके बाद डिसाइड करे कि उसे क्या कंफ्यूजन है और किस चीज पर उसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम बात करेंगे, अब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को छोड़ करके इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं और जब पहला चैप्टर आता है वो आता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। याद करिए वो चैप्टर जो हमने आपको पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस किया था, जब हमने बताया था कि किस तरीके से 562 रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने किस तरीके से सारे स्टेट्स को जोड़ करके एक कंट्री बनाया। लेकिन फिर भी 2-3 स्टेट्स थे जो मनमानी करने पे तुले हुए थे, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और एक था आपका मध्य प्रदेश। किस तरीके से ये जो है मतलब मनमानी कर रहे थे, इन्हें किस तरीके से जोड़ा, ये क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग। हम किस तरीके से राष्ट्र को जोड़ेंगे, इसमें इसकी चर्चा करनी है। क्या क्या चर्चा करेंगे? राष्ट्र निर्माण में नेहरू का दृष्टिकोण क्या था, विभाजन की विरासत, क्या क्या मिला हमें विभाजन में, शरणार्थियों को पुनर्वास की चुनौतियां, कश्मीर समस्या, अभी हमने आपको बताया ना कश्मीर समस्या, राज्यों का पुनर्गठन, आपको हमने बताया था राज्य पुनर्गठन आयोग, याद करिए, धर कमीशन, याद है कि नहीं, पट्टाभी सीतारमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद है कि नहीं? ये तो ये सब क्या है, यही पढ़ना है। हमने आपको पॉलिटिकल में ये पढ़ा दिया है वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, हम यहां भी इसको डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, भाषा पर राजनीतिक संघर्ष। याद करिए श्री राम लल्लू को, जो 1956 में आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के विभाजन के लिए अनशन पे बैठे थे और मर गए ना, तो सरकार ने, फिर सरकार की आंखें खुली और जब सरकार की आंखें खुली तो उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बांट दिया और भारत में भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। याद है कि नहीं? फिर गुजरात और महाराष्ट्र, गुजराती बोलने वाले गुजरात, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र। ये कहां पढ़ना है? पढ़े हैं हम पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं, लेकिन यहां भी हमें उसे पढ़ना होगा फिर से, ठीक है। यहां पे हम आपको बताए थे अभी कि कश्मीर था जो जुड़ना नहीं चाहता था, हैदराबाद था, उसके बाद हमने आपको बताया मध्य प्रदेश था, फिर हमने आपको बताया जूनागढ़ था। इनकी बात करेंगे, इनकी किस तरीके से कौन कौन से, और इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन खूब पूछेंगे, खूब पूछा जाएगा। सेकंड पेपर से फैक्चुअल क्वेश्चन खूब पूछा जाएगा कि भैया बताइए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, किस कमीशन ने पहली बार कहा था भाषा के आधार पर गठित हो जाना चाहिए, किस कमीशन ने कैंसिल कर दिया था कि भाषा के आधार पर गठित नहीं होना चाहिए। इनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। किस तरीके से गठित हुए, किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जब भारत का विभाजन हुआ तब क्या क्या समस्याएं आई हमारे पास, कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये कहाँ कहाँ इंटरनल जो है कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, एक्सटर्नल कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सारा डिस्कशन हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में करेंगे, यानी आजादी के बाद भारत किस तरीके से एक देश बन के तैयार हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर में। अगर सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ें तो क्या आता है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब भैया यहां पर बात होगी कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में एक ही पार्टी काम करती थी जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का दौर था कि 1951 से लेकर के कांग्रेस पार्टी 1900 लगभग 80 तक आते आते एक दलीय प्रभुत्व का दौर बना रहा। एक पार्टी जो थी इतने लंबे समय तक काम की, कोई दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो पाई बगल में, तो उसी की बात इस यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर बात करेंगे हम कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से बिल्ड किया गया, किस तरीके से बनाया गया, ठीक है। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, इसकी भी बात करेंगे कि केरला में एक नई पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो विक्ट्री करके आती है, यानी एक दलीय प्रभुत्व के दौर में एक छोटी पार्टी केरला में जीत करके आती है। तो कौन कौन से मेजर पॉइंट थे उसमें, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैसे बनी इसकी बात करेंगे, भारतीय जनसंघ जिसे वर्तमान समय में हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम से, इसका डिस्कशन करेंगे कि जनसंघ को किसने बनाया, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों की चर्चा करेंगे। और उसके बाद किस तरीके से जनसंघ बीजेपी में कन्वर्ट हो गई उसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। और एक दलीय प्रभुत्व के दौर जहां कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, उनके वर्चस्व पे कौन हथौड़ा मार रहा था, कौन चुनौती दे रहा था, और उनमें फैक्चुअल क्वेश्चंस खूब आएंगे बीच बीच में। तो इनको हम एकदम, इतना मजेदार लगेगा आपको, इतना मजा आएगा आपको पढ़ करके, आपको ये समझ में आएगा कि जो आज हो रहा है इसकी नींव कितनी साल पहले पड़ी थी।
और कैसे कैसे एक आदमी, हर व्यक्ति का एक दौर होता है। कैसे कांग्रेस पार्टी का दौर था, तब पार्टियां दूसरी किनारे थी, आज कांग्रेस पार्टी का दौर नहीं है, दूसरी पार्टियां ऊपर हैं। तो ये ऊपर नीचे का जो खेल है ये कैसे चलते चला आया, ये एकदम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे बहुत सुंदर तरीके से। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी की भी बात करेंगे हम। अगले टॉपिक की तरफ, अगला चैप्टर जो है तीसरा, नियोजित विकास की राजनीति यानी पॉलिटिकल और प्लानिंग डेवलपमेंट। यहां पर हम प्लानिंग की बात करेंगे। यहां पर हम प्लानिंग की मतलब देखिए पंचवर्षीय योजनाएं, लो भैया आ गया। 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। यहां पर हम 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। 1951 से लेकर के शुरू हुई पंचवर्षीय योजना और 2000 कब तक चली थी? 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है और उसको चलना चाहिए था आगे कब तक? 12 से 17 तक चलना चाहिए था ना। लेकिन 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को लगभग बंद कर दिया और उन्होंने योजना आयोग का नाम ही बदल करके क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। इसका डिस्कशन हम करेंगे कि 5 ईयर प्लान क्या था जो 1951 से शुरू हुआ, ठीक है। पहला 1951 में, फिर दूसरा 1956 में, इसी तरीके से चलते चलते कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी किस बेस पर काम कर रही थी? एग्रीकल्चर पर, दूसरी इंडस्ट्रीज पर, तीसरी इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर पर। 3 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में गैप क्यों आया? योजना अवकाश क्या था? प्लानिंग गैपिंग क्या था? इनकी चर्चा करेंगे। कब कब कौन सा प्लान चला, कौन सा प्लान कितने साल चला, क्यों गैप हुआ, यानी 5 ईयर प्लान को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और यहां से खूब फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्षेत्र का विस्तार और नई आर्थिक हितों का उदय। पंचवर्षीय योजना की कमियों की बात करेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन भी, मतलब यहाँ डिटेल चर्चा भी होगी और फैक्चुअल चर्चा भी साथ साथ चलेंगे। उसके बाद कहाँ कहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बंद हुई, यहाँ पर एक चीज और, ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की बात करेंगे कि कब आया? 1967 में नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर आप आएंगे तो MS स्वामीनाथन का नाम आता है हरित क्रांति में। ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया गया? मोटे अनाजों पर। उसके बाद पूछेगा यहां से प्रश्न फैक्चुअल क्या पूछेंगे? ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया? मोटे अनाजों पर। तो मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा किस पर? गेहूं पर। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पड़ा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और डिटेल में पूछा जाएगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा, ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस रहा या नहीं रहा, ठीक है। भारत में खाद्यान्न समस्या समाप्त हुई या नहीं हुई, इनकी चर्चा करेंगे। फैक्चुअल पूछेगा कि वर्ल्ड लेवल पर ग्रीन रिवोल्यूशन किसने चलाया, इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ अगर बढ़ेंगे हम, तो अगला टॉपिक क्या है? भारत के विदेशी संबंध। ले भैया आ गए हम। दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं? रिलेशनशिप सिर्फ व्यक्तियों के नहीं होते हैं, देशों के भी रिलेशनशिप होते हैं। आपके दिमाग में तो वही आएगा कि भैया मेरा रिलेशनशिप सीमा के साथ है और सीमा का रिलेशनशिप राहुल के साथ है, वो रिलेशनशिप अलग है। यहाँ हम वर्ल्ड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि मोदी जी जब जो बाइडेन से मिलते हैं तो वर्ल्ड रिलेशनशिप कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, नेहरू की विदेशी नीति पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, किस तरीके से विदेशों में वो अपने संबंधों को निभा रहे थे, किस तरीके से विदेशों के साथ संबंध उनके अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे भारत चीन युद्ध 1962, 1962 में भारत और चीन का युद्ध पढ़ेंगे जिसमें हम हारे थे। ये हमारे लिए दुख की बात है लेकिन हम हारे थे, ठीक है। 1962 में, 1962 के चीन युद्ध का हमारे 5 ईयर प्लान पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी पढ़ेंगे। और 1962 में, 1965 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, वो भी पढ़ेंगे हम। मतलब ये सब एक साथ डिस्कस करना है भैया, एकदम समझ जाइए कि एकदम खोपड़ी खोल के रख देंगे हम लोग। एक एक कलमपू रिंच उंच ले करके बैठेंगे कि 12 नंबर किस में लगेगा, 10 नंबर किस में लगेगा, खोल खाल के सब किनारे कर देंगे हम। इतना मजा आएगा पॉलिटिकल पढ़ने में, इसीलिए हम कह रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट जिसको पॉलिटिकल लेना है वो एकदम भैया बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, आप ले सकते हैं डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 65 और 71 का पाकिस्तान युद्ध भी पढ़ना है जिसमें हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 65 में तो खैर हमारे साथ थोड़ा सा धोखा हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो है ताशकंद समझौते के बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन 65 में भी हमने धूल चटाई और 71 में, 65 में तो हम लगभग लाहौर तक पहुंचने वाले थे। बहुत ही अदम्य साहस के साथ हमारे सैनिक लड़े थे। 71 में भी हम जीते थे,
और 71 में तो आप जीते क्या थे, एक तरीके से देख ही सकते हैं, बांग्लादेश आपके सामने दिख रहा होगा, छोटा सा बच्चा, ठीक है। भारत परमाणु कार्यक्रम, ले भैया यहाँ ये भी पढ़ना है, हमारे यहाँ परमाणु जो कार्यक्रम चले थे वो भी पढ़ना है, कैसे परमाणु निर्माण हुआ, कौन कौन से समय में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी समस्याएं आई, ठीक है। और विश्व राजनीति में बदलते संबंध, जब हमारे पास परमाणु बना तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारा क्या इंटरफेयर बढ़ता चला गया, हम किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को एंट्री करते चले गए, और वर्तमान समय में हम विश्व पॉलिटिक्स में हमारा देश बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई होती है तो यूक्रेन कहता है भारत बीच में आएगा तो शायद ये युद्ध बंद हो जाए, इसका मतलब क्या है, हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अच्छी भूमिका निभाते हैं, हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अच्छे स्टैंड पर खड़े होते हैं। यानी ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये हमारे देश को धीरे धीरे मजबूत जब बनने का आज जो हम खड़े हो रहे हैं, ये कैसे शुरुआत हुई, कैसे आगे बढ़े, इसका डिस्कशन हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे भारत के विदेशी संबंधों में। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़े तो कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। किस तरीके से कांग्रेस प्रणाली जो थी वो आगे बढ़ी, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी, लेकिन बीच बीच में उसके पास कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसका डिस्कशन इस चैप्टर में होगा। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, चेंज ऑफ पॉलिटिकल सेशंस की बात करेंगे, ठीक है। नेहरू टू शास्त्री, मतलब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से लेकर के और लाल बहादुर शास्त्री तक के प्रधानमंत्री के बीच का दौर कैसा रहा, कौन कौन सी समस्याएं आई, कैसे कैसे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद शास्त्री टू इंदिरा गांधी, ले भैया शास्त्री के जाने के बाद इंदिरा गांधी, शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी का जो एरा था उसमें कौन कौन सी चीजें आई, फैक्चुअल, जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ये फैक्ट है, लेकिन क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये भी हम समझेंगे साथ ही में, ठीक है। मतलब समझिए एकदम इंडियन पॉलिटिक्स की एकदम कलई खोल के रख देंगे, एकदम एक एक धागा निकाल देंगे, और हम समझेंगे कि आखिर इतनी राजनीति, पर्दे के पीछे की राजनीति है क्या, क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों ये हुआ। हम ये भी समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म शब्द क्यों जोड़ा गया, ये भी समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई, ठीक है। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, 4th जनरल इलेक्शन, चौथा आम चुनाव 1967। फिर उसके बाद इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, बहुत मजेदार टॉपिक है। सिंडिकेट की बात करेंगे हम कि एक तरफ इंदिरा गांधी अपनी मनमानी करने पर तुली हुई थी और एक तरफ सिंडिकेट अपनी तरफ पे तुला हुआ था। सिंडिकेट में एक बड़ा अच्छा नाम आता है के कामराज का, उनकी चर्चा करेंगे कि सिंडिकेट है क्या और सिंडिकेट का रोल क्या था कांग्रेस को खड़ा करने में। और जब सिंडिकेट किनारे हुआ, जब इंदिरा गांधी ने अपने डिक्टेटरशिप कह सकते हैं उसे, अपने मनमाने, एक आयरन लेडी कही जाती हैं, तो उन्होंने अपने मनमाने तौर पर जब आगे बढ़ना शुरू किया तो सिंडिकेट किस तरीके से किनारे हो गया और बाद में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ, इसकी भी चर्चा इसमें की जाएगी। उसके बाद इलेक्शन पढ़ेंगे हम 1969 का, 71 का इलेक्शन भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से 71 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी अपनी सत्ता में बहुत अच्छे दम पर आती हैं, बाद में इमरजेंसी लगती है और किस तरीके से पार्टी जो है धीरे धीरे समाप्त होती है। इन सब चीज़ों की चर्चा भी हम इसमें करेंगे। अगला चैप्टर जो छठा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट, तो कैसे हमारे डेमोक्रेसी पर संकट आया, मतलब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी क्राइसिस आए, तो क्या हुआ उस डेमोक्रेसी क्राइसिस में। यहाँ तक तो हम 1971 का इलेक्शन तो पढ़ लिया, 71 के बाद डेमोक्रेसी क्राइसिस शुरू हुआ, अब लड़ाई झगड़े का दौर शुरू हुआ, अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। तो क्या क्या इसमें पढ़ेंगे भैया, गुजरात का नव निर्माण आंदोलन, गुजरात में किस तरीके से गुजरात को स्टैंड करने के लिए नए नए आंदोलन होने लगे, नए नए लोग लड़ने लगे। बिहार आंदोलन, भैया यहाँ जेपी का नाम आता है, जयप्रकाश नारायण, जिनका बहुत बड़ा नाम है, कहा जाता है कि जब वो खड़े होकर बोलते थे तो लोग सब कुछ छोड़ के उनकी आवाज़ सुनने के लिए आ जाते थे। वॉइस ऑफ मैजिशियन कह सकते हैं आप जयप्रकाश नारायण को, उनकी बात करेंगे हम बिहार आंदोलन में, ठीक है। न्यायपालिका में किस तरीके से संघर्ष हो रहा था, आपातकाल इमरजेंसी 19 कह सकते हैं 1976 या 77 के करीब में इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है। क्यों लगाई गई, संविधान में क्या क्या संशोधन किया गया, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। आपातकाल के विरोध में 1977 का आम चुनाव हुआ और जनता पार्टी का उदय, कांग्रेस पार्टी खत्म होती है और जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। किस तरीके से जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर जनता पार्टी की सरकार खत्म होती है और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। तो यानी ये हम पॉलिटिकल के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहां से खूब उठाए जाएंगे, ठीक है। 7वां चैप्टर जन आंदोलन का उदय, ठीक है, यानी राइजेस ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। कौन कौन से मूवमेंट, भारत के लोकप्रिय आंदोलन, कौन कौन सा आंदोलन, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, महिला आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण, नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ पर चलता है पर्यावरण के लिए, भू आंदोलन चलता है यहाँ पर उसके लिए, विकास प्रभावित जन आंदोलन। मतलब कुल मिला के जो 7वां चैप्टर है इसमें पॉपुलर मूवमेंट्स पढ़े जाएंगे कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में जो समस्याएं थी उन समस्याओं से निपटने के लिए कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उनकी
उसकी चर्चा हम क्लास 7th के इस चैप्टर में करेंगे। अगला चैप्टर जो है क्लास 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं यानी रीजनल आकांक्षाओं की बात करेंगे। क्षेत्रीय दलों का उदय, यहीं पर आती है बात, आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की बात कर लेंगे, यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लेंगे, ठीक है, सीपीआई की बात करेंगे, सीपीआईएम की बात करेंगे, ठीक है, लोकतांत्रिक कांग्रेस की बात करेंगे, फिर हम बात कर लेंगे यहां पर कह सकते हैं आप ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बात कर लेंगे। जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो कैसे निकल करके सामने आई उनकी चर्चा, और साथ ही साथ पंजाब का संकट 1984 में, ठीक है, सिख विरोधी दंगे जो हुए थे, सिखों के लिए जो दंगे दिल्ली में कराए गए थे उसकी चर्चा करेंगे। कश्मीर की प्रेजेंट कंडीशन उस समय क्या थी उसकी बात करेंगे। पूर्वोत्तर में चुनौतियां, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स है वो क्यों लड़ रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि उनको अलग कर दिया जाए, नागा आंदोलन क्या था, नागालैंड क्यों अलग होना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश क्यों चाइना के साथ जाना चाहता है, इन सब चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फैक्ट भी देखेंगे कि कब कब कौन से मूवमेंट हुए और कश्मीर की समस्या क्या थी, सिख दंगे क्यों हुए, पंजाब की कंडीशन क्या थी, सरदार सिंह भिंडरावाले क्या थे, क्यों सिख आंदोलन हुआ, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में हमला हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, किसने चलाया, क्यों चलाया, इन सब चीज़ों की भी चर्चाएं यहाँ पर डिटेल में की जाएंगी। चलिए अब 9वें चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है सेकंड पार्ट का, भारतीय राजनीति में नए बदलाव, जो नई नई चीज़ें चेंज हुई उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ प्रेजेंट पॉलिटिक्स की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है, 1990 में भागीदारी की लहर, जनता दल की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, जो छोटे छोटे दल थे वो किस तरीके से नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका निभा रहे थे, किस तरीके से लोकसभा में 2 सीटें जीत करके सरकार बना दे रहे थे, प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे थे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं, किस तरीके से जैसे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये जो छोटे खिचड़ी सरकार कैसे बननी शुरू हुई, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। उसके बाद गठबंधन की राजनीति, भाई खिचड़ी सरकार बननी शुरू हुई, 10 पार्टियों को मिलाकर एक सरकार बना दी जाती थी, 10 पार्टियों को मिलाकर देश चलाया जाने वाला था। जहां कांग्रेस अकेले देश चला रही थी वहां उसकी भूमिका समाप्त होने लगी और छोटी छोटी पार्टियां आपस में मिलकर के देश चलाने का काम शुरू कर दी। किस तरीके से पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे थे इसकी चर्चा करेंगे। एनडीए की बात करेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करेंगे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कई सारी पार्टियां मिलकर 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हैं और किस तरीके से वो सरकार चलाते हैं छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके। जहां आज बहुमत की राजनीति होती है, जहां बीजेपी कहती है हम बहुमत से आएंगे और सरकार चलाएंगे, वहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके एक साथ, मतलब ढेर सारे बर्तनों को मिला करके एक साथ एक सरकार चलाते हैं और एक भी बर्तन खनकने नहीं देते हैं। ये वो व्यक्ति थे, उनकी चर्चा यहाँ की जाएगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बात करेंगे, यूपीए की बात करेंगे जो कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सत्ता में रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनकी बात करेंगे। फिर एनडीए आती है 2014 से अब तक। अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है 2014 से अब तक जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उनकी चर्चा करेंगे। मंडल आयोग क्या था जिसने ओबीसी को आरक्षण दिलवाया, ओबीसी को आरक्षण दिलवाने की बात, मंडल आयोग क्या था, इनके नेतृत्व में कैसे आरक्षण के लिए लहर दौड़ी, कैसे लड़ाई हुई आरक्षण के लिए और किस तरीके से उनकी रिपोर्ट क्या थी, सांप्रदायिकता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है और लोकतंत्र क्या है, इनकी सबकी चर्चा करेंगे। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हम कह सकते हैं 1990 के बाद की पॉलिटिक्स को लेकर के और प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिक्स चल रही है, इन सबकी चर्चा हम क्लास एनसीईआरटी के क्लास 12 की क्लास 9 की किताब में पढ़ेंगे, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इसी के साथ देखिए 9 चैप्टर पहले पार्ट में, 9 चैप्टर दूसरे पार्ट में, टोटल 18 चैप्टर की चर्चा करनी है हमें और ये 18 चैप्टर जो हैं हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम एनटीए के एग्जाम को क्रैक करें। तो भैया ये पूरा डिटेल सिलेबस था किसका, क्लास 12 एनसीईआरटी का, जिसको फोकस कर रहा है एनटीए और बार बार कह रहा है कि क्लास 12 एनसीईआरटी को हम फोकस करेंगे। तो हम आपसे एक ही चीज कहेंगे कि अगर आप डोमेन सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस को लेना चाहते हैं तो खूब बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, खूब लीजिए इसे और इसे लेकर के खूब अच्छे से पढ़िए, बहुत ही मजेदार है और समझ के पढ़ेंगे आप, फैक्ट के साथ साथ आप कहानी भी समझेंगे और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम से जुड़ा हुआ सिलेबस है। तो इस समय भी मजा आएगा आपको पढ़ने में और किस तरीके से राजनीति में पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी समझने में मजा आएगा। तो हम तो बस यही कहेंगे कि इसको देखिए, समझिए और इसके बाद अगर इस पूरे सिलेबस में आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एक लाइव सेशन ले करके हम आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी
बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, हमारी मेहनत आपको दिख रही है, तो उसमें कुछ आपसे कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। आप काफ़ी समझदार हैं, चीज़ें समझिएगा और इस सिलेबस को भी एक बार और, दो बार और, जितनी बार समझ सकते हैं समझिएगा। बाकी जो चीज़ें होंगी अगली बार आपसे जब मुलाकात होगी तो एक और सब्जेक्ट बचा है जो मेन सब्जेक्ट है, उसको लेकर हम आपके पास आएंगे। तब तक जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। खूब पढ़िए, मेहनत करिए, क्लासेस जल्दी शुरू होंगी, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। और कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ड्यू में, जेएनयू में, बीएचयू में, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल, कहीं पर भी डोमेन सब्जेक्ट के रूप में आप चुन सकते हैं इसको, और इसको चुन करके इस पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको ले चलेंगे अपने साथ साथ और कोशिश करेंगे कि आप और हम दोनों साथ चल के अपने उस सपने को पूरा करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।